प्यारे बच्चों, ये कहानी है एक बच्चे चीचू की, जिसे सब नापसंद करते थे। लेकिन स्कूल में उसके क्लास फेलोज उसे ये बात नहीं कहते थे। उस दिन भी चीचू की अम्मी ने उसे जगाया। चीचू उठ जाओ बेटा, स्कूल जाना है और आज दांत लाजमी साफ करना। चीचू बोला, अम्मी मुझसे दांत साफ नहीं होते। जब वो ये बोला तो उसकी अम्मी को बहुत गंदी बदबू आई। उन्होंने अपनी नाक पे हाथ रख लिया और बोली, चीचू देखो, मैं आपकी अम्मी हूँ, लेकिन ये स्मेल मुझे भी गंदी लगती है। कल भी आप इसी वजह से बीमार हो गए थे, इसलिए स्कूल भी नहीं जा सके। डॉक्टर अंकल ने कहा है कि चीचू दिन में 2 बार दांत साफ करे। चीचू ने अपनी मामा की बात नहीं सुनी। वो उठकर वॉशरूम गया, तैयार हुआ, लेकिन दांत ब्रश नहीं किए। वो जब नाश्ता करने बैठा, उसकी अम्मी ने पूछा, चीचू दांत ब्रश किए? चीचू बोला, अम्मी मेरी स्कूल वैन आने वाली है, मैं आकर दांत ब्रश कर लूंगा। चीचू की अम्मी ने कहा, बेटा सब आपको नापसंद करते हैं, उसकी वजह यही है आपके मुंह से स्मेल आती है। चीचू हंसने लगा और बोला, प्यारी अम्मी जान, मुझे तो सब बहुत पसंद करते हैं। मुझे कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे मुंह से स्मेल आती है। बस अब मैं स्कूल जा रहा हूँ। चीचू जब स्कूल आया, उसने दूर से अपने दोस्तों को देखकर हाथ हिलाया, लेकिन उसके दोस्तों ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। चीचू हैरान हुआ। हाँ, मेरे दोस्तों को क्या हुआ है? कोई मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? तो उसने देखा कि उनकी क्लास में एक नई बच्ची दाखिल हुई है और सब बच्चे उसके दोस्त बन चुके थे। चीचू उन सब के पास गया और बोला, हसन, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? हसन ने कहा, चीचू, हमें एक अच्छी दोस्त मिल गई है, अब हम तुमसे बात नहीं करेंगे। चीचू परेशान होकर बोला, लेकिन मुझसे दोस्ती क्यों खत्म कर रहे हो? अली ने कहा, हम सब तुम्हें पसंद नहीं करते। हिना बोली, चीचू तुम हमें इतनी चीजें देते थे, इसलिए हम ये कह नहीं सकते थे। अशर ने भी बात में हिस्सा लिया और बोला, चीचू तुम जब सांस लेते हो, बोलते हो, तुम्हारे मुंह से स्मेल आती है, जिसकी वजह से हमारा सांस बंद होने लगता है। तुम एक अच्छे बच्चे हो, अच्छी पढ़ाई करने वाले हो, लेकिन अब हम तुम्हें अपना दोस्त नहीं बना सकते। आलिया ने कहा, अब हमारी दोस्त रमना है, देखो ये भी हम सब की तरह दांत साफ करती है। चीचू ने जब ये सब सुना तो बहुत शर्मिंदा हुआ। आलिया ने चीचू से कहा, चीचू सुनो, लोग हमें तभी पसंद करते हैं अगर हम साफ सुथरे रहे। दिन में 2 बार ब्रश किया करो, ताकि तुम्हारे पास बैठे लोगों को तुम्हारे मुंह से स्मेल ना आए। चीचू ने वादा किया कि वो अब रोजाना दांत ब्रश करेगा। वो सब अच्छे दोस्त बन गए। बच्चों, अंकल टोटो के 2 जुड़वा बच्चे चिंटू और मिंटू थे। वो दोनों बहुत ज़हीन थे। चिंटू बहुत ही प्यारा और फर्माबरदार था, जबकि मिंटू बहुत शरीर और बदतमीज था। अपनी शरारतों से सबकी नाक में दम किए रखता था। वो दोनों हमशक्ल ट्विंस थे। मिंटू शरारत करता था और इल्जाम चिंटू पे लगा देता था। अंकल टोटो मिंटू की शरारतों की वजह से बहुत आजिज थे। मोहल्ले वाले मिंटू की शिकायतें टोटो अंकल को लगाते। वो मिंटू को सजा देने लगते तो मजे से चिंटू का नाम लगा देता। एक दिन स्कूल में मास्टर साहब ने होमवर्क दिया और चिंटू ने अपना काम वक्त पे कर लिया और आराम से सो गया। मिंटू खेलता कूदता रहा और थक हार कर सो गया। सुबह जब स्कूल में मास्टर साहब ने सबसे होमवर्क का पूछा, तो मिंटू को याद आया कि उसने तो होमवर्क किया ही नहीं
اب وہ بری طرح پریشان ہو گیا کہ وہ ایسا کیا کرے کہ استاد صاحب کی سزا سے بچ سکے۔ پھر ایک دم سے اسے ایک خیال آیا۔ اس نے چپکے سے چنٹو کے بیگ سے کاپی نکال لی اور اپنے بیگ میں ڈال لی۔ اب جب چنٹو نے اپنی کاپی نکالنے کے لیے بیگ میں ہاتھ ڈالا تو اس کی کاپی غائب تھی۔ ماسٹر صاحب۔ چنٹو، آپ کی کاپی کدھر ہے؟ چنٹو پریشانی سے، سر میری کاپی مل نہیں رہی۔ ماسٹر صاحب۔ کیوں؟ آپ نے کاپی کہاں رکھی تھی؟ چنٹو، سر میں نے رات کو کاپی اپنے بیگ میں ہی رکھی تھی۔ ماسٹر صاحب غصے سے بولے۔ تو بیگ سے کاپی کسی جن نے نکال لی؟ چنٹو بے بسی سے بولا، سر میں نے سچ میں کاپی بیگ میں ہی رکھی تھی۔ ماسٹر صاحب۔ آپ نے ہوم ورک کیا بھی تھا یا جھوٹ بول کر کاپی گم ہونے کا ڈرامہ کر رہے ہو؟ چنٹو، سر میں کیوں جھوٹ بولوں گا، میں نے شام کو ہی ہوم ورک کر لیا تھا۔ ماسٹر صاحب۔ اب اس کا کوئی حل نہیں ہے میرے پاس، آپ کو سزا ملے گی اور آپ کو پورے گراؤنڈ کے 3 چکر لگانے ہیں۔ چنٹو، پلیز سر ایک بار آپ سب کے بیگ چیک کروا لیں، شاید کسی کے بیگ میں چلی گئی ہو۔ ماسٹر صاحب۔ یہ بھی ٹھیک ہے، آپ ایک ہونہار طالب علم ہیں، آپ کو ایک موقع ضرور دینا چاہیے۔ یہ سن کر منٹو کے ہوش اڑ گئے کہ اب اس کا پول کھل جائے گا۔ سب کے بیگ چیک کر کے جب منٹو کی باری آئی تو کاپی اس کے بیگ سے نکل آئی۔ اس پہ وہ ڈھٹائی سے بولا کہ یہ کاپی اس کی ہے، جس پہ چنٹو کو بہت غصہ آیا۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ ماسٹر صاحب چونکہ دونوں کی لکھائی پہچانتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ چنٹو کی ہی کاپی ہے۔ اب منٹو کو سزا ملے گی کہ وہ روز 1 ہفتے تک گراؤنڈ کے 3 چکر لگایا کرے گا اور ساتھ میں اسے بریک کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ دیکھا پیارے بچوں، جھوٹ بولنا کتنی بری بات ہے، اس کی سزا مل کر ہی رہتی ہے۔ منٹو کے جھوٹ کا پول بھی کھل گیا اور اسے سب کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑی۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خود کو بچانے کے لیے کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کو ایک بہت ہی پیارے اور بہادر بچے کی کہانی سناتے ہیں جس کا نام عباد تھا۔ عباد 7ویں جماعت کا طالب علم تھا اور وہ ایک بہت ہی محنتی اور دلیر بچہ تھا۔ اس کے بابا ایک وکیل تھے۔ گھر میں ماں اور بابا کے علاوہ اس کی بوڑھی دادی بھی رہتی تھی اور اس کی ایک چھوٹی بہن بھی تھی جس کا نام انوشے تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور عباد سے کافی چھوٹی تھی، تو وہ اسے پیار سے مینا کہتا تھا۔ عباد اپنے گھر والوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ اسکول سے آنے کے بعد وہ زیادہ ٹائم انوشے کے ساتھ گزارتا، اکثر اسے قریبی پارک میں کھیلنے لے جاتا۔ ایک دن شام کو وہ انوشے کو پارک لے جاتا ہے تو وہاں راستے پہ کچھ عجیب لوگ دکھائی دیتے ہیں جو بہت ہی عجیب حلیے میں ہوتے ہیں۔ اسے یہ سب کافی عجیب لگا۔ اس نے گھر آ کر بابا سے بھی ذکر کیا۔ بابا نے اسے اکیلے باہر جانے سے منع کر دیا اور کہا کہ ایسے لوگوں سے دور رہنا ہے، ان سے کوئی بات نہیں کرنی کیونکہ ایسے لوگ بچوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ کچھ دن بعد انوشے ضد کرتی ہے کہ اسے پارک لے جایا جائے۔ عباد بابا کی نصیحت بھول کر اسے باہر لے جاتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد عباد کو وہی عجیب حلیے والے لوگ نظر آ جاتے ہیں۔ وہ فوراً سے انوشے کو اٹھا کر گھر کی جانب چل پڑتا ہے۔ اسے بابا کی بات یاد آتی ہے کہ وہ بچوں کو اغوا کرتے ہیں۔ وہ پارک میں کھیلتے بچوں کے لیے پریشان ہو جاتا ہے۔ گھر کے اندر سے وہ اپنی جیب میں بے ہوش کرنے والا اسپرے لے کر دوبارہ سے پارک جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ وہ تینوں کسی بچے سے باتیں کر رہے ہیں۔ اسے پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ اسے اغوا کر کے لے جائیں گے۔ وہ ایک دم وہیں بیٹھ کر زور زور سے چیخنے لگتا ہے۔ وہ گنڈے اس کی طرف آتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ کیوں رو رہا ہے؟ وہ اس کے پاس آ کر پوچھتے ہیں، کیا بات ہے؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو بات اور زور سے رونے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے، انکل میرے بابا ساتھ ہی جیب سے اسپرے نکال کر ان پر اسپرے کرنا شروع کر دیتا ہے اور مسلسل کرتا جاتا ہے۔ یوں وہ تینوں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ وہ فوراً گھر جا کر گارڈ کو بتاتا ہے۔ گارڈ پولیس کو فون کرتا ہے۔ کچھ دیر بعد پولیس آ کر ان بے ہوش گنڈوں کو لے جاتی ہے۔ عباد کو ہر طرف سے شاباشی ملتی ہے۔ تو دیکھا پیارے بچوں، کس طرح عباد کی بروقت بہادری سے بہت سے بچوں کی جان بچ گئی۔ پیارے بچوں،
आज हम एक बार फिर आपसे मिलने आए हैं और आपको सुनाएंगे एक दिलचस्प सी कहानी जो सुनकर आपको बहुत मजा आने वाला है। ये कहानी है एक शरारती लड़की की जिसे खाने पीने का बहुत शौक था और खाने में भी चटपटा और मजेदार। माहीन एक बहुत प्यारी लड़की थी, सबकी बहुत फर्माबरदार थी। बस उसमें एक खराबी थी कि वो सब्जियां नहीं खाती। जब भी उसकी मामा सब्जी बनाती तो वो शोर मचाना शुरू कर देती थी। उसकी अम्मी उसकी इस आदत की वजह से बहुत तंग थी। वो उसे समझाती रहती थी कि इतना बीफ और चिकन खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ये बात माहीन को समझ नहीं आती थी। उसकी मामा उसे सबक सिखाने का प्लान बनाती हैं और उसे एक दिन उसकी मामा बताती हैं कि उनके घर कुछ मेहमानों ने आना था। तो जी, माहीन साहिबा बहुत खुश थी। उसे ये सोच सोच कर ही बहुत मजे आ रहे थे कि यम चीजें खाने को मिलेंगी। हाय मजे! उसकी मामा खाना बहुत मजे का बनाती थी। दावत वाले दिन मामा ने उसे स्कूल भेजा और साथ में सिंपल से वेजिटेबल सैंडविचेस बना दिए। जब ब्रेक में माहीन ने सैंडविचेस देखे तो उसका मुंह बन गया, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि चलो शाम को दावत है तो बहुत सारा खाना खाऊंगी। उसने सैंडविचेस भी अपनी दोस्त को दे दिए। दोपहर को वो घर आई तो मामा ने उसके सामने रोटी के साथ टींडे रख दिए। टींडे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन शाम की दावत का सोचकर वो सब्र कर लेती है और मामा को कहती है मुझे भूख नहीं है। कमरे में जाकर वो सो जाती है और जब उठती है तो शाम हो रही होती है। कपड़े चेंज करके नीचे आती है तो मामा से पूछती है, मामा दावत के लिए क्या क्या बनाया? कौन सी दावत? मामा आपने खुद बताया था कि कल दावत है। ओह हाँ, याद आया। वो दावत वो तो कैंसिल हो गई थी। वो अब कुछ दिन बाद होगी। क्या? इतना कह के वो रोने लग गई और बोली कि उसने सुबह से दावत के लालच में कुछ नहीं खाया। मामा उसके पास आती हैं और उसे कहती हैं, देखो बेटा, सिर्फ इस लालच में कि आपको दावत में गोश्त, चिकन और कबाब खाने हैं और जो सब्जी बनी है उसको आप ना खाएं तो ये तो आप अल्लाह की नेमतों से मुंह मोड़ रही हैं। आपके बाबा कितनी मेहनत से कमाते हैं। देखें बेटा, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता, तो आप तो बहुत लकी हैं जिनको बहुत अच्छा खाने को मिलता है। आई एम सॉरी मामा, आज के बाद मैं कभी भी किसी सब्जी से इनकार नहीं करूंगी और ना ही अल्लाह ताला को नाराज करूंगी। आई एम सॉरी मामा। देखा प्यारे बच्चों, अल्लाह की बनाई हर चीज में हमारे लिए फायदे हैं। उनको खाने में हमारा ही फायदा होगा। इसलिए आज से आप भी वादा करें, आप भी हर चीज खाएंगे और कुफराने नेमत नहीं करेंगे। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। मौसम बदल रहा है और सर्दियां अपने इब्तदाई जलवे दिखा रही हैं। ऐसे में नूर महल में फोन की घंटी बजती है और नौफल लपक कर फोन उठा लेता है। हेलो, नौफल स्पीकिंग। हद्दे अदब, हेलो क्या होता है? फोन उठाकर सलाम करते हैं मेरे बच्चे। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। लो, अब ये वक्त भी आना था कि इस घर के बच्चे अपनी ही दादी को नहीं पहचानेंगे। ओ दादी, मतलब ग्रैनी, यू मीन हमारी ग्रैनी। इतने में नौफल की मम्मा फोन उसके हाथ से लेकर खुद बात करती हैं। नौफल वहां ही खड़ा सुन रहा होता है। फोन बंद करने के बाद उसकी मामा कहती हैं कि फोन उसकी दादी जान का था। दादी जान उनके पास रहने आ रही हैं। दादी जान के आने का सुनकर नौफल बहुत खुश होता है और जल्दी से ये खबर अपने दूसरे बहन भाइयों को बताने के लिए भाग कर जाता है। आलियान, नौफल और ईमान तीनों बहन भाई हैं और तीनों बेहद प्यारे बच्चे थे, लेकिन इन तीनों में सबसे शरारती भी नौफल ही था। वो दादी जान से बेहद मोहब्बत करता था। दादी जान का बेहद लाडला भी था। तीनों बहन भाई दादी जान की आमद का सुनकर बहुत खुश होते हैं कि अब वो काफी सारे दिन उनके साथ रहने वाली हैं, तो उनको खूब मजा आएगा। दादी जान उनको मजे मजे की कहानियां सुनाया करेंगी और अच्छी अच्छी बातें भी बताया करेंगी।
2 दिन बाद वो स्कूल से घर आए तो खूब चहल पहल थी। उन्हें लगा कि दादी जान आ गई हैं, लेकिन मामा ने कहा कि दादी जान अभी नहीं आई, वो 1 हफ्ते बाद आएंगी। ये सुनकर तो बच्चों का मोह ही उतर गया और वो अपने कमरों में चले गए। कपड़े चेंज करके आए तो नौफिल ने देखा दादी जान सोफे पर बैठी हैं। फिर उसे लगा कि उसका वहम है। आंखें मसल मसल कर देखा तो भी दादी जान सामने बैठी मुस्कुरा रही थी। उसने फौरन अबान से पूछा, भैया आपको सामने सोफे पर कुछ दिख रहा है क्या? नहीं तो, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पर मुझे तो सामने दादी जान दिखाई दे रही है। नौफिल, ये आपका वहम है, दादी जान तो 1 हफ्ते बाद आएंगी। पर मुझे क्यों वो दिखाई दे रही हैं? पर हमें तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है ना मामा। जी बेटा, चलो अब खाना खा लो। इतने में दादी जान नौफिल को अपने पास आने का इशारा करती हैं तो वो एकदम चौंक जाता है और बाकी सब मुंह पर हाथ रखकर हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। दादी उसे फिर पास आने का इशारा करती हैं तो वो डर कर चिल्ला चिल्ला कर कहता है, मामा भूत भूत। सब एकदम से कह कहे लगाने लगते हैं और दादी जान बाहें खोलकर उसे पास बुलाती हैं। आजा मेरे पास मेरे जान, हम सब तो बस मजाक कर रहे थे क्योंकि आपको सरप्राइज जो देना था। नौफिल भी मुस्कुराता हुआ अपनी दादी के पास चला जाता है और दादी उसका मुंह चूमकर कहती है, मेरा लाडला शहजादा। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ दादी जान की इस तरह आमिद ने नौफिल की तरह आपका भी दिल खुश कर दिया होगा। मिलते हैं अगली कहानी। दादी जान की आमद से घर में बहुत खुशगवार तब्दीली आई है। बच्चे बहुत खुश थे। दादी जान उनके लिए गिफ्ट्स, मिठाइयाँ और मौसमी हलवे भी लेकर आई हैं। रात का खाना खाकर मामा और बाबा अपने कमरे में चले गए और दादी जान अपने कमरे में चली गईं। बच्चे दादी जान से कहानियां सुनने को बेताब थे। दादी जान के कमरे के बाहर रुककर उन्होंने दरवाजे पे दस्तक दी। कौन है? हम हैं दादी जान। हम कौन? दादी जान, हम आपके लाडले बच्चे। मैं सदके, मैं वारी। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। दादी जान, आज हम आपके पास सो जाएं? क्यों नहीं मेरे चांद, सो जाओ। बच्चे दादी जान के कंबल में बैठकर उनसे बातें करने लगे। इतने में ईमान कहती, दादी जान, कोई अच्छी सी कहानी सुनाएं। ठीक है बच्चों, चलिए आज मैं आपको एक बादशाह की कहानी सुनाती हूँ। बादशाह बहुत रहम दिल था और अपने लोगों का बहुत ख्याल रखता था। गरीबों और यतीम बच्चों का बहुत हमदर्द था। दादी जान, यतीम कौन होते हैं? जिनके बाप नहीं होते, ऐसे बच्चों को यतीम कहते हैं। ओह दादी जान, ये तो बहुत सैड बात है। दादी जान आगे बताएं ना। बादशाह अपनी राया का बहुत ख्याल रखता था और अक्सर अपना हुलिया बदलकर लोगों की खैर लेने जाता था। हुलिया बदल कर क्यों दादो? इसलिए कि लोग उसे पहचान ना पाएं और वो देख सके कि लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। एक दिन बादशाह एक फकीर का रूप धार कर बस्ती में जाता है और बुलंद आवाज से भीख मांगता है। अल्लाह के नाम पे मुझे खाना खिला दो, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। वो ये देखकर हैरान था कि लोग उसकी सदा पे मुतवज्जा नहीं हो रहे थे। वो एक होटल के पास आकर रुका और बोला, भैया कुछ खाने को दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। होटल के मालिक ने उसे डांटकर भगा दिया। जरा सा आगे जाकर वो एक चाय वाले के पास गया। उससे भी यही सवाल किया कि मुझे कुछ खाना और चाय दे दो, मैं भूखा हूँ। लेकिन उसने भी उसे मार के भगाया क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कि वो फकीर दरअसल बादशाह है। उसे एहसास हुआ कि लोग गरीबों की इज्जत नहीं करते। इतने में एक छोटा बच्चा जो 10 साल का होगा, वो उस फकीर के पास आया और अखबार में लिपटी हुई एक रोटी उसके सामने रख दी और बोला, ये आप खा लें बाबा। फकीर कहता है, तुम कौन हो बेटा? बच्चा कहता है, मैं यहाँ बस्ती में रहता हूँ
اور اس ہوٹل والے کے پاس صفائی کا کام کرتا ہوں۔ یہ روٹی صبح میری ماں مجھے بنا کر دیتی ہے اور دن میں یہ روٹی کھاتا ہوں۔ یہ آپ کھا لو بابا، آپ نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ میں تو صبح گھر سے ناشتہ کر کے آیا تھا۔ فقیر کہنے لگتا ہے، بیٹا آپ یہاں کام کیوں کرتے ہو؟ بچے نے جواب دیا، میرے بابا نہیں ہیں اور بہن بھائی چھوٹے ہیں، میں اور ماں دونوں کام کرتے ہیں تاکہ وہ کھانا کھا سکیں۔ یہ سن کر بادشاہ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ بادشاہ اسے گلے لگا کر بتاتا ہے کہ وہ بادشاہ ہے، وہ بچے کے اس عمل سے بہت خوش ہوتا ہے اور اسے بہت مال و دولت دیتا ہے تاکہ اسے ہوٹل پہ کام نہ کرنا پڑے۔ ہوٹل اور چائے والے کو تاکید کرتا ہے کہ فقیروں اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو، اس سے تمہارے مال میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تمہارے لیے رزق کے مزید دروازے کھول دیں گے۔ تو میرے پیارے بچوں، آج کی کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ دادی جان، ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، خاص کر غریب لوگوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ شاباش پیارے بچوں۔ دادی جان جب کمرے میں آئیں تو بچے ان کے بستر پہ پہلے ہی براجمان تھے۔ انہیں دیکھ کر دادی مسکرائیں اور بولیں، ارے بچہ پارٹی تو یہاں ڈیرا ڈال کے بیٹھی ہے۔ جی دادی جان، ہمیں کہانی سنے بغیر نیند کہاں آئے گی، ہے نا مانو؟ بالکل بھیا۔ دادی جان یہاں بیٹھے آپ اور ہمیں کوئی اچھی سی کہانی سنائیں۔ اوکے میرے بچوں، آج میں آپ کو ریئل سٹوری سناؤں گی جو ایک خوفناک گھر کی کہانی ہے۔ بچے ڈر گئے اور بولے، کیا؟ خوفناک گھر؟ دادی ہمیں تو ڈر لگ رہا ہے۔ ڈرو نہیں بچوں، دادی جان ساتھ ہے نا۔ یہ کہہ کر دادی جان نے کہانی شروع کی جو بچوں کو بہت پچھلے زمانے میں لے گئی۔ دادی جان کہنے لگی، یہ تب کی بات ہے جب میں کالج میں تھی اور ہمارے گھر سے کچھ دور ایک گھر تھا جسے سب خوفناک گھر کہتے تھے۔ وہ گھر بہت خوبصورت تھا، اس میں بہت سے درخت تھے، چاروں طرف سے درختوں میں گھرا گھر دیکھنے والوں کو خوفناک ہی لگتا تھا۔ دادی جان آپ کبھی گئی تھی وہاں؟ ایک ہی بار گئی تھی اور جو وہاں دیکھا اس نے چونکا دیا۔ ایسا کیا تھا دادی جان؟ میں روز وہاں سے گزرتی تو مجھے بہت دل چاہتا کہ ایک بار ضرور دیکھوں گی یہ گھر جو خوفناک گھر کے نام سے منسوب ہے، آخر یہ اندر سے کیسا ہے، یہاں کون رہتا ہوگا۔ ایک دن کالج سے گھر واپسی پہ میں اور میری دوست مریم جب اس گھر کے پاس پہنچے تو ہمیں لگا کہ کوئی بندہ اندر داخل ہوا ہے اور دروازہ ہلکا سا کھلا رہ گیا تو مجھے ایک دم خوشی ہوئی اور میں نے کہا، مریم آج تو اللہ مہربان ہے، ہمیں آج اس گھر میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دیکھو مومنا، اندر نہیں جاتے، کیا پتا کون لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں، اور ہم کسی مشکل میں ہی نہ پھنس جائیں۔ نہیں، کچھ نہیں ہوتا، آج اس راز سے پردہ اٹھا کر ہی رہیں گے۔ اللہ کا نام لے کر ہم ہلکے کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو درخت کی طویل قطاروں کے آگے بہت خوبصورت لان تھا، جہاں لان میں چیئرز لگی تھی اور پورچ میں 3 بڑی گاڑیاں بھی کھڑی تھیں۔ طویل راہداری عبور کر کے ہم اندر گئیں۔ مین دروازہ بھی آدھا کھلا تھا۔ ہم دبے پاؤں اندر داخل ہو گئیں۔ وہاں پہلے ہی کوئی 2 آدمی بیٹھے تھے جو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ہم دونوں پلر کے پیچھے چھپ گئیں اور ان کی باتیں سننے لگیں۔ شاکر، یہ صاحب کب آئے گا؟
ईगल तुम सब्र करो, बॉस थोड़ी देर में आने वाला है। ईगल, मुझे एक जगह और भी माल भेजना है। शाकिर, बस बॉस आते हैं। सामने का दरवाजा खुला और एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसको देखकर दोनों आदमी खड़े हो गए। सलाम सर। वस्सलाम। कैसे आना हुआ ईगल? कल माल डिलीवर करवाना है तो तैयारी देखने आया था। बस एक खतरा है कि चौकी वाले काफी चौकस हो गए हैं, तो सोचा आपको इत्तला करके जाऊंगा। ठीक है, मैं देख लूंगा, तुम माल देख लो। वो शख्स वापस अंदर चला जाता है और ईगल शाकिर के साथ उठकर बेसमेंट चला गया और हम दोनों भी आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे चली गईं। वहां डिब्बों में सामान पैक हो रहा था और हर तरफ सफेद पैकेट बिखरे हुए थे और एक साइड पे बड़ी बड़ी राइफल्स पड़ी थी। 10 से 12 लोग थे जो धड़ाधड़ सामान पैक कर रहे थे, यानी वो लोग स्मगलर्स थे। दादी जान, स्मगलर्स कौन होते हैं? ऐसे लोग जो दूसरों से छुपकर ऐसी चीजों को दूसरे इलाकों में भेजें जिनके भेजने पे पाबंदी है या उन पे टैक्स लगता है। ओके, फिर क्या हुआ दादी जान? ये देखकर तो मरियम बिल्कुल साकित हो गई। मैंने उसका हाथ थामा और चुपके चुपके बाहर की तरफ जाने लगी। रास्ते में 2-3 लोग और भी नजर आए। हम दोनों बहुत मुश्किल से बाहर निकल पाए। मरियम के बाबा पुलिस वाले थे, तो हम दोनों सीधी उनके पास गईं और खौफनाक घर की सारी हकीकत उन पे खोल दी। मरियम के बाबा ने सारी बात सुनकर हमारी बहादुरी की तारीफ की। फिर बोले, ठीक है, आप दोनों रिलैक्स रहें और नॉर्मल रहें, मैं ये मामला हैंडल कर लूंगा। हम दोनों खुश हो गईं। फिर अगले दिन कॉलेज से छुट्टी थी, तो रात को खबरों में खौफनाक घर की सारी हकीकत खुल गई और मरियम के बाबा ने तमाम लोगों को गिरफ्तार करवा दिया। यूं खौफनाक घर का मुअम्मा हल हो गया। बच्चे यक जुबान होकर बोले, हमारी बहादुर दादी जान, वी लव यू। दादी जान बच्चों की मासूमियत पे मुस्कुरा दी। रात का खाना खाने के बाद रोज की तरह बच्चे दादी जान के कमरे में चले गए और दादी जान का इंतजार करने लगे। दादी जान नमाज पढ़कर बेड पर बैठ गईं, तो बच्चों ने कहा, दादी जान, कहानी सुनाए ना। जी मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपको एक जादुई छड़ी की कहानी सुनाती हूँ। जादुई छड़ी का सुनकर बच्चे पुरजोश हो गए। वाह, आज हम जादुई छड़ी की कहानी सुनेंगे। दादी जान मुस्कुराते हुए कहानी सुनाने लगी। एक गांव में एक गरीब आदमी राजू रहता था। वो बहुत ईमानदार और रहमदिल था। रोज सुबह उठकर मंडी से सब्जी लेता और शाम तक उसे बेचकर अपने बच्चों के लिए खाने पीने की अशिया लेकर जाता। उसका गुजारा बहुत मुश्किल से होता था, लेकिन वो इसमें भी खुश था। एक दिन राजू ने मंडी से सब्जी ली। 2 दिन गुजर गए और वो सब्जी किसी ने ना खरीदी। तीसरे दिन सुबह उसकी बीवी ने उसे कहा, आज तो बच्चों का दूध भी नहीं है और ना ही घर में ऐसी कोई चीज जिसे पकाकर मैं बच्चों को खिला सकूं। अल्लाह खैर करेगा, कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। राजू दिल में बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा, अब क्या होगा? आज भी अगर ये सब्जी ना बिकी तो ये सब्जी भी जाया हो जाएगी और पैसे भी नहीं आएंगे। राजू ठेला लगाकर बैठ गया और अल्लाह से दुआएं करने लगा। या अल्लाह, आज कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी किस्मत बदल जाए। इतने में रामू काका वहाँ आए और उसे कहा, राजू, ये सब्जी मुझे दे दो, क्योंकि मेरे घर में खाने को कुछ नहीं और मेरे बच्चे भूखे हैं। राजू को उनपे बहुत तरस आया और राजू ने वो सारी सब्जी रामू काका को दे दी और उनसे पैसे भी नहीं लिए। राजू वहीं बैठकर आराम करने लगा। इसे कुछ देर में नींद आ गई और वो वहीं ठेले के पास ही सो गया। जब आंख खुली तो देखा कि ठेले पे एक खूबसूरत छड़ी पड़ी है।
راجو اسے اٹھا لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ کہاں سے آئی۔ اس کے دماغ میں بس ایک ہی خیال تھا کہ کھانے کا کیا ہوگا، آج پھر میرے بچے بھوکے سوئیں گے۔ راجو نے یہی سوچتے ہوئے چھڑی گھمائی تو ریڑھی پہ کھانے کا ڈھیر جمع ہو گیا۔ راجو کو سمجھ نہ آتی تھی کہ یہ کیسے ہوا۔ راجو نے ایک بار پھر پورے دھیان سے چھڑی گھمائی اور پھر سے کھانے کا ڈھیر لگ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی جادوئی چھڑی ہے۔ اتنے میں اس کے پیچھے سے ایک سفید پری نکلتی ہے اور اسے کہتی ہے، یہ جادوئی چھڑی میں نے رکھی ہے کیونکہ مجھے تمہاری رحم دلی اچھی لگی، جیسے تم نے ساری سبزی پیسے لیے بغیر ہی رامو کاکا کو دے دی۔ یہ تمہارا انعام ہے۔ اب سے یہ جادوئی چھڑی تمہارے پاس رہے گی اور تم جب چاہو اسے گھما کر اپنی ضرورت کی چیزیں لے سکتے ہو۔ راجو بہت خوش ہوا۔ راجو نے سفید پری کا بہت شکریہ ادا کیا اور ریڑھی پہ کھانے کی اتنی چیزیں دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے جادوئی چھڑی سنبھال کر رکھی اور سفید پری کو خدا حافظ کہہ کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ تو دیکھا پیارے بچوں، کس طرح راجو کی رحم دلی سے متاثر ہو کر سفید پری نے اس کی مدد کی